आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जुले। मैं मोहम्मद जावेद, टीचर पीएम श्री गवर्नमेंट हाई स्कूल पॉइंट, आप तमाम का करगिल डिजिटल क्लासरूम जो लद्दाख ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल करगिल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करगिल का एक इनिशिएटिव है, मैं खैर मकदम करता हूँ। और आज हम क्लास 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सीबीएसई में इसके अंदर जितना भी सिलेबस है, जितना कंटेंट है, वो हम स्टेप वाइज थारोली डिस्कस करेंगे। उसके बाद एंड ऑफ द चैप्टर हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एसर्शन एंड रीज़न कैसे हमें करना है, वो सब भी हम एंड ऑफ द चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो हमारा चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हम केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस in which substances undergo a change resulting in the formation of new substance with entirely different properties। इसका मतलब क्या है कि केमिकल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नया सबस्टांस बनता है, और जो नया सबस्टांस बनता है उसकी प्रॉपर्टी जो जिनसे बने हैं, जो कंस्टिट्यूएंट सबस्टांस से, उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। क्योंकि फिज़िकल चेंज में आपने देखा हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा, फिज़िकल चेंज में आपका शेप चेंज हो सकता है, साइज़ चेंज हो सकता है, या स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, इसी तरह इवापोरेशन, ये सब आपके फ़िज़िकल चेंज है। और लेकिन केमिकल इसमें यहाँ कोई नया चीज़ नहीं बनता है। या आप कोई कागज़ ले लोगे, उस कागज़ के आप बहुत सारे शेप्स बना सकते हो। छोटे में आप लोग देखो किश्तियाँ वगैरह बनाते थे, जहाज़ बना के उड़ाते थे, वो सब आपका फ़िज़िकल चेंज है। उसमें कोई नया चीज़ नहीं बनता था, कागज़ कागज़ ही रह जाता था। लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, या केमिकल चेंज में आपको नया सबस्टांस बनता है, और जो नया सबस्टांस बनता है उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले जैसे नहीं होती है। तो इसका और एक डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो, the transformation of chemical substance into another substance, यानी एक सबस्टांस का दूसरे सबस्टांस में क्या होना, तब्दील होना। फिर यहाँ इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम नहीं होगी। मैं आपका एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ यहाँ, इसको इरेज करके। तो आपने डिफिनीशन तो समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबस्टांस में चेंजेज आ जाती है, और जो आपका रिजल्ट मिलता है, जो आपका प्रोडक्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले जिनसे बने हैं वो जैसे नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है। जब इसका रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो आपको रिजल्ट मिलता है वाटर। ये आपका रिजल्ट है वाटर। डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं ऑक्सीजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और वाटर आपका लिक्विड है। तो यहाँ पहला कैरेक्टरिस्टिक्स भी है केमिकल रिएक्शन की कि यहाँ स्टेट का चेंज होना। दो गैसेस आपस में मिलकर आपको क्या दे रहे हैं, लिक्विड दे रहे हैं। एक प्रॉपर्टी है। दूसरा, मैंने पहले ही आपको अर्ज किया था, ये जिन सबस्टांस से ये बना है उनकी जैसे प्रॉपर्टी प्रोडक्ट का नहीं होगा। आप सब जानते हैं हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कंबस्टेबल है। कंबस्टेबल गैस, कंबस्टेबल मीन्स हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है लेकिन कंबशन में हेल्प तो नहीं करती है, लेकिन वो खुद जल जाती है। और ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन, सपोर्ट्स कंबशन। तो हमारे पास एक ऐसे दो सबस्टांस है, एक कंबस्टेबल है, दूसरा सपोर्ट कंबशन यानी जलने में मदद करता है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो आपको बुझाने में काम आता है। ठीक है, तो वाटर हम सब जानते हैं, अगर कहीं खुदा न खास्ता आग लग गया तो हम उसको बुझाने के काम में लाते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि इनकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंस है। आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है।
और इसी तरह बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल आपको केमिकल रिएक्शन को देखने को मिलते हैं। और केमिकल रिएक्शन में आपने हमेशा यही याद रखना है कि इसमें सबस्टांस में चेंज आ जाता है सबस्टांस। और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, हम आगे जब केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे इसके बाद उसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता चलूँ। इससे पहले मैं थोड़ा यहाँ आपने देखा कि जिन सबस्टांस में चेंजिंग आ गई या जिन सबस्टांस में रिएक्शन ने हिस्सा लिया, the substances that take part in chemical reaction are called reactants। जो सबस्टांस रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। या द सबस्टांस विच अंडरगो ए चेंज आर आल्सो नोन एज रिएक्टेंट्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि रिएक्शन में किसने लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है ये आपका क्या है, रिएक्टेंट। ये आपकी क्या है, रिएक्टेंट्स। और इसी तरह आपका दूसरा पोर्शन केमिकल रिएक्शन का वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप किसे कहते हैं, the substance formed as a result of reaction। जो आपको रिजल्ट मिलता है, जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपका प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या है, हमारा वाटर है। तो ये आपको हो गई केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, और इसके दो पार्ट्स आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपने समझ लिया कि और एक एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। ये मैग्नीशियम ये एक मेटल है। जब इसका रिएक्शन होता है, ये बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो ये आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी एक नया सबस्टांस बना। तो केमिकल रिएक्शन, तो आपको मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबस्टांस में चेंज आ जाता है और नया सबस्टांस का बनना। तो जो नया सबस्टांस बनते हैं वो जिनसे बने हैं उनकी जैसे प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो उसके बाद आप दूसरा स्टेप हम जाते हैं, इसमें जो सिलेबस में है वो आपका केमिकल इक्वेशन था। केमिकल इक्वेशन। तो अभी आप लोगों ने देखा, फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन लिया था और उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ था और हमें रिजल्ट क्या मिला था, वाटर। प्रोडक्ट हमारा वाटर था। तो ये आपको वर्ड की सूरत में है, ठीक है ना। अगर केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन सिंबल ऑफ फार्मूला की सूरत में, तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का हम H2 लिख सकते हैं, इसका H2 है इसका सिंबल, और ऑक्सीजन का O2 है, और आपके वाटर का फार्मूला है H2। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ सिंबल या फार्मूला अगर लिखें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला आर नोन एज केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल रिएक्शन को सिंबल या फार्मूला की सूरत में लिखें तो ये आपकी केमिकल इक्वेशन बनती है। इसी तरह आप देखो MAGNESUM मैग्नीशियम, ये आपका ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम सब जानते हैं मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, मेटल है, इसका सिंबल M कैपिटल G स्मॉल, और ऑक्सीजन गैस O2, ये दोनों आपस में मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं, जो प्रोडक्ट इसका है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अगर केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन है,
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि मैग्नीशियम बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। लेकिन अगर इसी केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स और फार्मूले के तर्ज पे लिखें तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन की अगर हम बात करें, केमिकल इक्वेशन आपको दो तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ। ये आपका है Mg मैग्नीशियम। जब इसका रिएक्शन होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम मेटल जो है क्या करेगा, आपके हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस करेगा, तो उसकी जगह लेता है। तो ये बन जाता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये एक केमिकल इक्वेशन है। तो हमें ये देखना है कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अगर नंबर्स ऑफ एटम अगर बराबर होंगे तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और एक चीज़ केमिकल रिएक्शन में भी आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट्स ऐड नहीं होता है, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट हो जाता है। ठीक, कनेक्टिविटी दूसरे तरीके से होती है। एलिमेंट जो रिएक्टेंट साइड में होंगे वहीं प्रोडक्ट साइड में भी होंगे और उनका नंबर्स भी अगर बराबर रहता है तो उसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ हम चेक करेंगे हमारे पास जो एलिमेंट्स है, हमारे पास एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास मैग्नीशियम है। एलिमेंट कंपाउंड के बारे में तो आप लोगों ने ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ा भी होगा। दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन है, तीसरा सल्फर है और ऑक्सीजन है। ये एलिमेंट्स है हमारी पूरा इस केमिकल रिएक्शन में। तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये नंबर्स ऑफ एटम्स आर एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में आप देख सकते हो मैग्नीशियम, इसी तरह नंबर्स ऑफ एटम्स आर एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। हम अब चेक करेंगे, देखो यहाँ मैग्नीशियम का नंबर ऑफ एटम 1 और प्रोडक्ट साइड में भी मैग्नीशियम एक बार है। हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2, प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स 2। इसी तरह सल्फर की अगर हम बात करेंगे नंबर ऑफ एटम 1 और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम 1। ऑक्सीजन O4 यानी 4 टाइम्स और यहाँ पर भी 4 टाइम्स। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिल रहा है इस टेबल के ज़रिए कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बिल्कुल बराबर है। अब देख सकते हो मैग्नीशियम 1 1, हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1 एंड ऑक्सीजन 4 4। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे डियर, balanced chemical equation. The equation where numbers of atom on both side of the equation, that is reactant side and product side, is equal. Such type of chemical equation is said to be balanced chemical equation. ठीक है। दूसरा है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहले मैं आपको एक सिंपल ही इक्वेशन यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी जो हमने पहले किया भी था, हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव वाटर H2O। तो अब सिंपल ये इक्वेशन हम ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल में भी दिया था। तो इसमें हम देखते हैं एलिमेंट्स आपके LHS साइड यानी रिएक्टेंट साइड, RHS यानी प्रोडक्ट साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड राइट, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपका रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड आपका प्रोडक्ट है। तो यहाँ देख सकते हो हाइड्रोजन आपका एलिमेंट और दूसरा ऑक्सीजन, 2 ही एलिमेंट है इसमें, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हो कि रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 बार है,
प्रोडक्ट साइड में भी 2 बार है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की तरह देखते हैं तो रिएक्टेंट साइड में 2 बार है और प्रोडक्ट साइड में 1 ही बार है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन, द इक्वेशन सेड टू बी अनबैलेंस्ड व्हेन द नंबर्स ऑफ एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दैट इज रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड्स, आर नॉट इक्वल। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेकिन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम क्या बनाते हैं? बैलेंस बनाते हैं। और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन उसे कहते हैं। और बैलेंसिंग करना क्यों ज़रूरी है, यानी इक्वेशन, व्हाई नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये अक्सर आपको क्वेश्चंस CBSE में पूछे भी जाते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करने की क्यों ज़रूरी है। तो आप सभी ने डियर स्टूडेंट्स 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेवोइज़ियर एक साइंटिस्ट था, 1774 में उसने एक लॉ दिया था जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेवोइज़ियर ने 1774 में एक लॉ दिया जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मास न बढ़ जाता है न कम हो जाता है, यानी टोटल मास जो है ओवरऑल रिएक्शन में क्या रहता है? कंजर्व रहता है। इसका मतलब मास जो रिएक्टेंट साइड में टोटल मास होगा वो बराबर होगा किसके बराबर? प्रोडक्ट साइड के बराबर। टोटल मास क्या होगा? बराबर होगा। तो इस लेवोइज़ियर ने जो हमें लॉ दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस को समझते हुए हमें केमिकल इक्वेशन को क्या करने की ज़रूरत है? बैलेंस करने की ज़रूरत है और उसे बैलेंस करना होता है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने से पहले कि इक्वेशन को कैसे लिखा जाए वो आपको समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तक तो हमने कम्बिनेशन टाइप किया है, क्योंकि हमें आगे जाके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं कैरेक्टरिस्टिक्स साथ साथ आपको कराते जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले ही आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कराते जाता तो शायद आगे जाके आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं होता, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करने से पहले कि इक्वेशन को कैसे लिखा जाए, तो डियर स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ, ये आपका आयरन है Fe, ठीक है। जब इसका रिएक्शन होता है किसके साथ? CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखते हो कि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो यहाँ पर आयरन सल्फेट बनेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और आपका कॉपर एटम फ्री हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए। केमिकल रिएक्शन को हमें रिएक्टेंट को हमेशा लेफ़्ट साइड रखना है। किस साइड रखना है? लेफ़्ट साइड। फॉर एग्ज़ाम्पल अब केमिकल चेंज मुख्तलिफ टाइप से आ सकती है, जैसे कि ये हमारे पास है, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 सबस्टेंस है, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट दोनों को हमने किस साइड रखा? लेफ़्ट साइड रखा। और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड होगा। लेफ़्ट और राइट के बीच में आपने एक एरो पुट करना है, जो मैंने यहाँ किया हुआ है, और एरो का हेड्स होना चाहिए टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है। और एक से ज़्यादा अगर सबस्टेंस है तो आपको प्लस साइन इनके बीच में मेंशन करना है। यहाँ देखो एक से ज़्यादा सबस्टेंस है तो हमने आयरन और कॉपर सल्फेट के बीच में प्लस साइड को मेंशन किया है, और एरो के इस साइड ये आपका रिएक्टेंस है, और यही रिएक्शन में हिस्सा लेता है, इन्हीं में चेंज आ रही होती है। और जो हमारा रिज़ल्ट है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ भी हमें 2 सबस्टेंस मिल रहे हैं, तो यहाँ हमने देखो इन 2 सबस्टेंस के बीच में प्लस डाल दिया है। इसी तरह अगर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक सबस्टेंस है, अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में।
देखो यहाँ पर हमें एक ही सब्सटेंस था, सिंगल सब्सटेंस था, तो यहाँ हमने लेफ़्ट साइड रखा, लेकिन इसके बीच में कोई हमने प्लस वगैरह नहीं मेंशन किया। लेकिन यहाँ पर हमें ब्रेक होकर दो सब्सटेंस बने, तो हमने दो सब्सटेंस के बीच में प्लस साइन को मेंशन किया है। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के लिए अभी हमने एक सिंपल इक्वेशन किया था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आपको क्या दे रहा है, वाटर। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें? तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी मेथड है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है, उसमें जो पहले मैंने आपको अर्ज़ किया उसमें आपने एलिमेंट्स दिखाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट है। फिर उसके बाद नंबर्स ऑफ एटम इन रिएक्टेंस, कितने एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड में है, और इस टेबल में बनाओगे नंबर्स ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा हाइड्रोजन रिएक्टेंस में 2 बार है, और H2O यहाँ भी कितनी बार है, 2 बार है। यानी हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में बराबर है, नंबर्स ऑफ एटम बराबर है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन 2 बार है और प्रोडक्ट साइड में 1 ही बार है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है। तो इसको हम कैसे बैलेंस करें? तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत ही इजी मेथड है, जो आपके NCERT टेक्स्ट बुक में दिखाया गया है। हमने क्या करना है, कोई भी कोफिशिएंट है ना, कोई भी नेचुरल नंबर लेफ़्ट साइड से, चाहे वो रिएक्टेंट साइड का हो प्रोडक्ट साइड को, लेफ़्ट साइड से किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, राइट साइड से कभी भी उस नंबर को लिखना नहीं है। तो फॉर एग्जांपल ये तो बराबर है। अब यहाँ देखेंगे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में जो हमारे ऑक्सीजन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया हम राइट साइड तो नहीं सकते, तो यहाँ 2 टाइम्स आपका वाटर हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पर आपका ऑक्सीजन दोनों साइड क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन मसला ये हो गया कि अब हाइड्रोजन यहाँ 4 टाइम्स हो गया। तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट्स साइड में भी हाइड्रोजन को 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अब हम देखते हैं कि 2 2 ज़ा 4, हमारा रिएक्टेंट साइड में नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 है। और प्रोडक्ट में भी 2 2 ज़ा 4, आपके नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन आपका 2 टाइम्स है, और यहाँ भी 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स है। तो इस तरह से आपकी केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस थी वो क्या हो गई, बैलेंस। इस प्रोसेस को हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मैं और एक एग्जांपल भी दूंगा। ये आपका आयरन है Fe, जब हम उसको पानी के साथ उसका रिएक्शन होता है जब उसमें, तो वो आपको प्रोडक्ट देता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पहले ही पता चल रहा है कि हम यहाँ एलिमेंट्स को चेक करेंगे। एलिमेंट्स यहाँ आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था कि एलिमेंट्स भी वही एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्टेंट में होंगे, वही एलिमेंट्स प्रोडक्ट साइड में होगा। सिर्फ मैंने कहा था कनेक्टिविटी उनका अलग होता है या रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो नंबर्स ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड और नंबर्स ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो देखो आयरन यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ पर आयरन 3 टाइम्स, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। ऑक्सीजन यहाँ 1 टाइम्स है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 टाइम्स है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर है, लेकिन नंबर्स ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन। तो हमें इसको क्या करने की ज़रूरत है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मैंने पहले ही जिस तरह हमने किया, हम क्या करेंगे, यहाँ आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हमने आयरन को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो हमारा आयरन यहाँ पर क्या हो गया,
बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस है, अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 है तो यहाँ हमें 1 4 4 करना पड़ेगा, यहाँ 4। अब आपका आयरन भी बैलेंस है 3 3, और आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी 4 4 बराबर है। लेकिन अब मसला क्या आया, आपका हाइड्रोजन यहाँ रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए, 4 2 8। तो हम यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब जब हम चेक करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर भी देखो, आपका आयरन रिएक्टेंट में नंबर ऑफ आयरन एटम 3 एंड प्रोडक्ट में भी आपके 3 हैं। हाइड्रोजन 4 2 8, रिएक्टेंट साइड में भी 4 और प्रोडक्ट साइड में भी रिएक्टेंट साइड में भी 8 और प्रोडक्ट साइड में भी 4 2 8। इसी तरह आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पर देख सकते हैं 4 1 4 और प्रोडक्ट साइड में भी 4 1 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में अब क्या हो गए, बराबर हो गए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन हमारी बन गई, इसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कह सकते हैं। और इस इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इनके हम स्टेट्स भी मेंशन कर सकते हैं। आयरन हम सब जानते हैं एक सॉलिड है, आपका वाटर लिक्विड है, और आपका आयरन ऑक्साइड ये भी आपका सॉलिड है, और हाइड्रोजन आपकी गैस है। तो इस तरह से आप स्टेट को मेंशन करके केमिकल इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस सीबीएसई में आपने देखा होगा, हर साल 2-3 साल के पेपर्स आप देख लीजिए, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आता है। लेकिन कभी कभार आपको, ये तो मैंने आपको सिंबल्स और फार्मूले ऑलरेडी दिखाए थे, कभी कभार इस तरह भी आ सकता है आपको क्वेश्चन। पहले मैं एक सैंपल करूंगा, उसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका मैग्नीशियम इस तरह लिखा होगा, मैग्नीशियम का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो आपको प्रोडक्ट देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर जो आपकी केमिकल रिएक्शन को वर्ड सूरत में लिखा गया है, तो आपको क्वेश्चन आता है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो। लेकिन बैलेंस करने के लिए आपको ज़रूरी है कि इनके सिंबल्स और फार्मूले को जो है पता होना। तो 9 क्लास में आप लोगों ने सिंबल और फार्मूला जो है अच्छी तरह पढ़ा होगा, तो आपको पता है मैग्नीशियम का सिंबल Mg है, ऑक्सीजन का O2 है, और मैग्नीशियम का MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस तरह लिख के फिर आप जिस तरह मैंने मेथड बताया, इस तरह आप आराम से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो इस तरह से आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो उसके बाद हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरह जाएंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, मैंने पहले ही आपको केमिकल रिएक्शन में पहले ही मैंने कहा था अंडरगोस ए चेंज, सबस्टेंस अंडरगो ए चेंज। अब किस तरह का चेंज होगा, उस हिसाब से आपके सिलेबस में कुछ रिएक्शंस आपको दिए गए हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद दूसरा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और छठा आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको आप कहते हो रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपके 10 क्लास के सिलेबस में है।
तो सबसे पहले हम आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये नाम से ही पता चलता है अगर एक से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में कंबाइन होके मिलके अगर एक सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब ए और बी आपस में मिला और एक सिंगल सबस्टेंस ए बी बनाया, तो ऐसी केमिकल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच two or more substance combined resulting in the formation of single substance, तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। ये आपका कार्बन, जब कार्बन बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो आपको देता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी बैलेंस भी है। तो ऐसी इक्वेशन देखो, आप देखो कार्बन एक अलग सबस्टेंस है, ऑक्सीजन एक अलग सबस्टेंस है, ये आपस में मिलकर एक सिंगल सबस्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। तो ऐसी रिएक्शन में जिसमें एक से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में मिलकर अगर सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं तो ऐसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, जैसे कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी किया था। ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। इसी तरह मैग्नीशियम का हमने पहले आपको एग्जांपल दिया था, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इन सभी में आप देख रहे हो कि एक से ज़्यादा सबस्टेंस आपस में दो सबस्टेंस है और एक सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप इन रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 बार है तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ मैग्नीशियम को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन को हम बैलेंस करेंगे 2, या फिर यहाँ हाइड्रोजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा सबस्टेंस मिल के एक सिंगल सबस्टेंस अगर बनाते हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी नाम से ही पता चलता है कि एक सिंगल सबस्टेंस ब्रेक होके एक से ज़्यादा सबस्टेंस बनाना, ठीक है ना। तो लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम तभी ब्रेक हो जाएगा जब हम उसको एनर्जी दे देंगे, कोई एनर्जी। अब एनर्जी किस टाइप की होगी, उस हिसाब से डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप से। आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो लाइटिक डिकम्पोजिशन या इसको फोटोलिसिस भी कहते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल सबस्टेंस ब्रेक होके एनर्जी देने पर, हीट देने पर, या सनलाइट में रखने पर, या इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, वो डिपेंड करेगा किस तरह की आप एनर्जी दे दोगे। एक सिंगल सबस्टेंस ब्रेक होके एक से ज़्यादा सबस्टेंस दे देता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। थर्मल यानी हीट देने पर, देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को आप जब हीट देते हो तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड 2 सबस्टेंस देता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी एक सबस्टेंस था, हीट देने पर ब्रेक होके 2 सबस्टेंस बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हीट देने पर हुआ, इसलिए इसको हम, क्योंकि हम सब जानते हैं
थर्मल इज़ डिराइव फ्रॉम थर्मो विच मीन्स हीट, तो ये हीट देने पर इसका डिकम्पोजिशन हो गया, सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होके दो हो गए, तो इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। दूसरा आपका फोटोलाइटिक, फोटो मीन्स लाइट यानी सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखते हो, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट में रखते हो तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो आपका क्लोरीन गैस है वो इवापोरेट हो जाता है और आपका सिल्वर मेटल रह जाता है। जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड आपको पता है एक वाइट कलर का होता है, यूँ ही इसमें से क्लोरीन गैस निकल जाती है तो आपका ग्रे कलर सिल्वर रह जाता है। यानी सनलाइट में रहने पर एक सबस्टेंस ब्रेक होके एक से ज़्यादा सबस्टेंस में डिवाइड हो गया, तो ऐसी डिकम्पोजिशन को हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी तरह आपका इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फॉर हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो हम उसको कैसे करते हैं कि हम एक इंसुलेटेड कंटेनर ले सकते हैं, ठीक है ना। आपने एक इंसुलेटेड कंटेनर लिया, उसके बाद उसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स इसमें क्या किया, फिट किया, और इसके ऊपर आपने कुछ इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब रखे, ठीक है ना। फिर इन इलेक्ट्रोड्स को आप कनेक्ट कर सकते हो किसके साथ, बैटरी के साथ। फॉर एग्जांपल बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के साथ कनेक्ट किया है वो आपका एनोड होगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ किया है वो आपका कैथोड होगा, ठीक है। फिर इसमें ये आपका पानी होगा इस इंसुलेटेड जार में, ठीक है। और इसको और भी थोड़ा कंडक्टिंग बनाने के लिए थोड़ा आप एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो ही आप यहाँ से एनर्जी दे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो आपका यहाँ पर जो आपने इंसुलेटेड ग्लास ट्यूब रखे, यहाँ पर कुछ इस तरह के बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बबल्स आपके गैसेस है। तो हम कैसे पता करेंगे कि किस ट्यूब में आपका हाइड्रोजन गैस है और किस में आपका ऑक्सीजन गैस है। कोई कैंडल वगैरह जब आप इसके सामने अगर लाते हो तो क्या हो जाएगा, मैंने पहले ही आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि आपका हाइड्रोजन क्या है, आपका हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो बर्न होती है। तो जो ही आप कैथोड साइड में, यहाँ पर आप कैथोड साइड से जो ही आप कैंडल लगाते हो तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगा और आपका कैंडल बुझ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन खुद जलता है लेकिन जलने में मदद नहीं करता है। तो यहाँ से हमें इंडिकेट हो जाएगा कि ये आपका कैथोड साइड में आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गया। और इसी तरह जो ही आप कैंडल को आप इस टेस्ट ट्यूब में नॉर्थ साइड में जो ही आप लाते हो तो क्या होता है, यहाँ पर जो कैंडल जो है और भी थोड़ा ज़्यादा जो है जलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है जलने में मदद करता है। इस तरह से हमें पता चलता है कि आपका एनोड साइड में ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड हो गया। तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है स्प्लिट्स हो गया। आपका एक सिंगल सब्सटेंस था आपका वाटर, और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट्स हो गया। इस तरह से ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो डिकम्पोजिशन हुआ उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तीसरा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम कैसे समझाएंगे बच्चों को। तो डियर स्टूडेंट्स, कि आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, और जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स है या हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो आपके लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से क्या करता है, डिस्प्लेस करता है और उसका जगह ले लेता है। फॉर एग्जांपल मैं
यहाँ पर आपका आयरन है Fe आयरन, और आयरन का कलर ग्रे कलर का होता है। और जब हम इस आयरन को कॉपर सल्फेट में जब हम डिप कराते हैं, कॉपर सल्फेट में जिसका कलर ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना, तो ये आपका आयरन हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आपका कॉपर। तो ये आयरन जो है कॉपर को इसके कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ कॉपर एज ए फ्री स्टेट निकलेगा और यहाँ पर आयरन उसका जगह ले लेगा और ये आपका आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, ठीक है ना। अब ये आयरन सल्फेट जो सॉल्यूशन है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो है आपको ग्रीन कलर आपको यहाँ शो हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अब आपको रिवाइव होते जा रहे हैं। देखो हाइड्रोजन गैस भी निकला, ठीक है ना, फिर स्टेट्स भी चेंज हो रहे हैं, यहाँ कलर भी चेंज हो रहा है। यही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, केमिकल रिएक्शन के। तो यहाँ पर लेकिन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमें हमेशा याद रखना है, एक सबस्टेंस आपका कंपाउंड होगा और दूसरा सबस्टेंस आपका एलिमेंट होगा। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा और आपको प्रोडक्ट इस तरह से मिलते हैं। तो डेफिनेशन आप इस तरह लिख सकते हो, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which highly reactive metal displace less reactive metals or atom from its compound, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंपाउंड मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने को मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डियर स्टूडेंट्स, डबल नाम से ही पता चलता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को नॉर्मली आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि एक एलिमेंट होता है जो रिएक्टेंट, दूसरा कंपाउंड होता है। लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दोनों सबस्टेंस आपके कंपाउंड होंगे, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बेरियम क्लोराइड है, ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। इसका रिएक्शन जब होता है सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है, ये आपका बेरियम क्लोराइड है, ये आपका सोडियम सल्फेट है, ठीक है। तो क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर मान के चलो सोडियम हाईली रिएक्टिव है, उसने अपनी एफिनिटी क्लोरीन के साथ दिखाया, तो लेकिन यहाँ पर सल्फेट भी तो है, वो बेरियम के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ का आपने ये भी ख्याल रखना है कि यहाँ आपके जो सबस्टेंस है दोनों कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा, ठीक है। जब एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका बेरियम आपका सल्फेट के साथ मिलके आपका बेरियम सल्फेट बनाएगा और आपका सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिलके सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर और एक कैरेक्टरिस्टिक्स पहले हमने आपको हम करते आ रहे हैं कि स्टेट का चेंज होना हमने दिखाया आपको। उसके बाद आप देख सकते हो कि कलर का चेंज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दिखाया। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की। और यहाँ पर जो दो सबस्टेंस बने हैं, एक आपका सोडियम क्लोराइड बना है और सोडियम क्लोराइड हम सब जानते हैं ये है सॉल्युबल, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा हमारा कंपाउंड बना बेरियम सल्फेट, ये इनसॉल्युबल एक सबस्टेंस है, ये सॉल्युबल नहीं होता है। ये आपको कंटेनर के नीचे आपको एक वाइट पाउडर की सूरत में आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे सबस्टेंस को जो इनसॉल्युबल रहता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को आप जो है डाउन सोर्स एरिया के ज़रिए भी इसको इंडिकेट कर सकते हो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको समझ में आया कि एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ और दो कंपाउंड थे और प्रोडक्ट भी आपके दो कंपाउंड रहे, लेकिन इसमें से एक प्रोडक्ट जो है आपका क्या बना? प्रेसिपिटेट बना। और इसलिए इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हो। लेकिन कभी कभार हमारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि हर एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसीलिए मैंने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल देखो HCl
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका जब रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देख सकते हो कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ मिलके आपका साल्ट, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट बनाता है और एज ए वाटर भी आपका प्रोडक्ट निकलता है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला? यहाँ आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पर कोई प्रेसिपिटेट तो नहीं निकला, लेकिन स्टिल इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आयन तो यहाँ भी हो गया। सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ले लिया है ना, और हाइड्रोजन ने सोडियम की जगह, लेकिन यहाँ कोई इनसॉल्युबल सबस्टेंस नहीं बना। हम NaCl हम सब जानते हैं, हमारा कॉमन साल्ट है, जब हम उसको पानी में डाल देंगे तो ये घुल जाएगा, सॉल्युबल है। तो इसीलिए हम इस कभी कभार आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है CBSE में कि क्या तमाम डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उसमें प्रेसिपिटेट एज अ प्रोडक्ट निकलता है? तो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका प्रेसिपिटेट निकलता है, लेकिन कुछ ऐसे भी रिएक्शन है जिसमें आपका प्रेसिपिटेट नहीं होता है। तो इस तरह से आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक आज मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। उसके बाद अब आपका रहता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसे आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, और उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ, जिसमें आपका सिलेबस में मेंशन किया है कोरिजन और रेंसिडिटी को, वो करेंगे। उसके बाद हम आपके MCQs करेंगे। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको कुछ प्रैक्टिकल्स वर्क दिखाया जा सके ऑनलाइन थ्रू, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन जो है फ़िज़िकल लेबॉर्ट्री का मुतबादिल तो नहीं है, लेकिन हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ बहुत खूबसूरत ऐसे कुछ आपको साइट्स जो है मेंशन किया गया है, जिसमें अगर कोई ऐसा भी कंडीशन होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं क्लास में, ओवर क्राउडेड होते हैं, जिसकी वजह से हर एक बच्चा जो है फिज़िकली प्रैक्टिकल नहीं कर सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में जहाँ पर इक्विपमेंट्स पूरे अवेलेबल नहीं होते। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ही बेस्ट कंसेप्ट है, उसको हम आपको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर कनेक्टिविटी हमारी सही रही तो। मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत अच्छे साइट्स हैं, उनमें से एक बेहतरीन साइट है आपका OLAP। अभी जितने भी हमने आपको रिएक्शंस कराए, उसका आपको यहाँ पर आपको थ्योरी भी मिलेगा, एनिमेशन भी मिलेगा, वीडियो भी, और आप प्रैक्टिकली भी थोड़ा ड्रैग क्विक वगैरह करके भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले OLAP आपने टैप करना है गूगल में। जो ही आप लोग OLAP को टैप करोगे तो इस तरह का कुछ मिलेगा, OLAPs www.olapsedu.in, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और ये एथेंटिकेट साइट है, इसमें आपको बहुत सारे डिजिटल कंटेंट्स हर एक चैप्टर्स के मिलेंगे। यहाँ आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर वगैरह के। तो अभी हम केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन आपको पढ़ा रहे थे, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट के आपको देखने को मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन, तो उसमें क्लिक करेंगे। अब केमिस्ट्री में आपका क्लास 12, ठीक है ना, क्लास 12 के बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आपको प्रैक्टिकल्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप देख सकते हो क्लास 11 के, ठीक है ना। अभी जो हमारा चैप्टर था वो था हमारा क्लास 10 का। तो यूँ ही हम क्लास 10 में आते हैं, तो अभी देख सकते हो आप लोग, हमने जो अभी रिएक्शंस किया, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट वगैरह, ये रिएक्शन सब आप कर सकते हो। तो मैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको थ्योरी भी आपको मिलेगी, प्रोसीजर, थ्योरी के ज़रिए आप नोट्स वोट्स वगैरह बना सकते हो। अब प्रोसीजर अगर आपको लेबॉर्ट्री में जाना है, फ़िज़िकल लेबॉर्ट्री में भी, इसको देख के अगर जाओगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि आप किस तरह से प्रैक्टिकल्स आप कर सकोगे, ठीक है ना। एनिमेशन में आपको वीडियोस वगैरह आपको अच्छी तरह दिखाए गए होंगे, वीडियो सिमुलेटर। तो मैं पहले एक एनिमेशन पहले मैं कोशिश करता हूँ सिमुलेटर अगर इस स्क्रीन में अगर चलता हो तो। यहाँ आप देखो, अभी जो हमने रिएक्शन किया था, देखो यहाँ आप देख सकते हो, आपको दो आपको यहाँ टेस्ट ट्यूब देखने को मिल रहे हैं, दोनों में आपको ब्लू कलर्स है। ब्लू कलर का मीन्स क्या है कि इसमें आपका कॉपर सल्फेट है। यहाँ आपको आयरन नेल्स दिख रहा है, तो आयरन नेल से जो सिल्वर कलर है, तो हम एक ड्रैग करके कोशिश करूँगा कि इस आयरन नेल को थोड़ा यहाँ स्क्रीन में हो नहीं रहा है कि निकल तो गया, ये जा नहीं रहा है। हाँ, अगर स्क्रीन में शायद ये हो नहीं रहा है तो आपको मैं एनिमेशन के ज़रिए थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा।
तो ये आप देख सकते हो यहाँ आप single displacement reaction. We will require copper sulfate, iron nails, distilled water, a beaker, measuring jar, test tubes, 2 clamp stands, a piece of thread and a glass rod. Take sufficient quantity of distilled water in a measuring jar and pour it into a clean beaker. To this, add a ये आपका कॉपर सल्फेट है, of copper sulfate. तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बन गया कॉपर सल्फेट का. Until the copper sulfate crystals in the beaker dissolve completely. Pour sufficient quantity of copper sulfate into a test tube. Clamp the test tube to a stand. Then pour sufficient quantity of copper sulfate. देखो आप कॉपर सल्फेट जो हमने पहले ही आपको बताया था ये ब्लू कलर का है. Test tube to another stand. Take 2 iron nails. Clean these by rubbing them with sandpaper so their color appears grayish. Tie one nail with a thread. Immerse this into one of the test tubes containing copper sulfate solution. Keep the 2 test tubes undisturbed for about 15 minutes. After 15 minutes, अब देख सकते हो copper sulfate solution containing the ये आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है. इस मीन्स ये अब आपका आयरन सल्फेट में whereas the चेंज हो color of गया. the solution in the other test tube does not change. The greenish color of the solution is due to the presence of Fe2 plus ions. Remove the iron nail ये from the देखो. solution. Compare it with कॉपर का other कलर, nail. क्योंकि कॉपर का ब्राउन कलर होता है ना, Brown coating of copper क्योंकि on nail मेटल की तो यही एक्सेप्शन है. मेटल्स ग्रे कलर के होते हैं एक्सेप्ट गोल्ड एंड कॉपर. color. In तो this reaction, the ferrous इस तरह से इसके ज़रिए आप बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हो. सिमुलेशन के ज़रिए आप ड्रैग करके जिस तरह आप भी कर सकते हो. आज मुझे थोड़ा ये स्क्रीन में नहीं हो रहा है. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम सिस्टम लेके लैपटॉप के ज़रिए आपको ये पूरा करके दिखाएंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell icon